हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। इस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे, देखेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर। पदार्थ का एक दूसरा नाम होता है जिसको द्रव्य भी बोलते हैं। तो चाहे आप द्रव्य कहिए या पदार्थ कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया का कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा आता है ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। उसके बाद आता है हमारा द्रव को हम लोग कहते हैं लिक्विड। उसके बाद आता है गैस, क्या कहते हैं? गैस, ठीक है ना। ठोस को सॉलिड और द्रव को लिक्विड, गैस को गैस, ठीक है ना। देखिए, अब भौतिक गुणों के आधार पर हमने इनकी अवस्थाएं जान ली। अब देखेंगे विशेषताएं। देखिए, सबसे पहले आता है ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, ये बहुत घने होते हैं। घने के होने के कारण इनका जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है क्या? द्रव, ठीक है ना। द्रव का आकृति जो है वह निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। ठोसों की अपेक्षा द्रव के अणु जो होते हैं वह थोड़ा दूर होते हैं, जिनके कारण इनकी जो घनत्वता होती है वह थोड़ा कम होती है। अब बात होती है गैस की, ठीक है। तीसरी अवस्था क्या है? गैस का ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत दूर होते हैं, जिनके कारण इनकी घनत्वता जो है बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो गैस के अणु जो होते हैं वह बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण गैस जो होता है वह बहुत हल्का होता है। अब देखिए, अब चौथी अवस्था हमारी आती है क्या? चौथी हमारी अवस्था आती है प्लाज्मा। दो अवस्थाएं हमारी और हैं प्लाज्मा। देखिए, तीन अवस्था के बाद दो अवस्थाएं अभी हमारी और हैं। तो चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा का हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा आता है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसट। अब देखिए, पहले प्लाज्मा क्या है, ठीक है ना। प्लाज्मा के जो कण होते हैं वह बहुत ही ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत उत्तेजित होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत उत्तेजित होते हैं। इसमें जान लीजिए कि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि दो अणुओं के बीच आयनाइजेशन होता है, ठीक है ना। आयनाइजेशन होता है, दो अणुओं के बीच क्या होता है? आयनाइजेशन होता है इसमें, प्लाज्मा में, ठीक है ना। देखिए, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में हीलियम गैस होता है और हाइड्रोजन गैस होता है। जब दोनों गैस आपस में भिड़ते हैं, ठीक है ना, जब दोनों गैसों का, दोनों अणुओं का आयनाइजेशन होता है, तो इसमें हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के कारण ही सूर्य क्या होता है? चमकता है। बादल देखे हैं आप? बादल क्या होता है? जब दो बादल आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ क्या होती है? दो बादल आपस में टकराते हैं तो वहाँ आप देखें, कहते हैं बिजली तड़क रही है। क्या तड़क रही है? बिजली तड़क रही है। अब वह बिजली जहाँ गिरती है, चाहे वह किसी मनुष्य पे, किसी जानवर पे, किसी पे गिरती है, तो उधिया देती है उसको, ठीक है ना। क्या करते हैं? चिथड़े उड़ जाते हैं उसे। क्यों? क्योंकि इसमें इतना टेम्परेचर हाई होता है कि अब क्या बताएं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हाई किस में होता है? प्लाज्मा में, ठीक है ना। टेम्परेचर हाई किस में होगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा के कारण ही क्या सूर्य और तारे क्या होते हैं? चमकते हैं। अब आपका आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसट, ठीक है ना। अब इसको पांचवा अवस्था समझते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसट। अब इसका पहले देख लेते हैं नाम कैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसट पड़ा। देखिए, बोस तो शॉर्टकट नाम है, इनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस है। इससे आपका पड़ेगा आइंस्टीन, और सी से होता है आपको कंडेंसट। कंडेंसट मीन्स होता है किसी चीज को ठंडा रखना, किसी चीज को ठंडा करना, क्या कहलाता है? कंडेंसट, ठीक है ना। तो अपने भारतीय वैज्ञानिक सन 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में एक पांचवें अवस्था का खोज किया, ठीक है ना। पांचवें अवस्था का खोज किया। वह क्या किए कि गैस को ठंडा कहा कि अगर गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है, द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदलता है, यानी ठोस में बदलता है। तो बर्फ को ठंडा करेंगे तब क्या बनेगा? यही हमारा पांचवा सिद्धांत है। यही सत्येंद्रनाथ बोस ने देखा कि जब गैस को ठंडा करेंगे
तो द्रव में कन्वर्ट होगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस यानी बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो इसके बाद अगर कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद अगर ठंडा करेंगे तब क्या बनेगा, ये हमारा पांचवा सिद्धांत है। तो सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने अपना जो सिद्धांत था ये छापने के लिए दिए, ठीक है ना। तो इनका सिद्धांत छापा नहीं गया, तो ये अपने सिद्धांत को आइंस्टीन के पास भेजे। किसके पास भेजे? आइंस्टीन के पास भेजे। और जब आइंस्टीन के पास भेजे तो आइंस्टीन ने देखा और आइंस्टीन ने कहा कि इस सिद्धांत को छापा जाए, ठीक है ना। तो आइंस्टीन के कहने पर सत्येंद्र नाथ बोस का पांचवा सिद्धांत छापा गया। तो आइंस्टीन ने कहा कि इस पांचवें सिद्धांत को सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से छापा जाए। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि अगर आज आइंस्टीन नहीं होते तो हमारा सिद्धांत नहीं छपता, इसलिए इस सिद्धांत का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसर रखा गया, ठीक है ना। तो अब सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया कि देखा कि गैस को कन्वर्ट ठंडा किए तो द्रव में बदला, द्रव को ठंडा किए तो ठोस में यानी बर्फ में। अब बर्फ को कन्वर्ट करेंगे तब क्या बनता? उन्होंने 3 गैस को, हल्की हल्की 3 गैस लिया और तीनों गैसों को बहुत ज़्यादा ठंडा किया, इतने ज़्यादा ठंडा किया। तो उन्होंने पहले ठंडा किया तो गैस से ठंडा किया, द्रव में गया, द्रव में ठंडा किया तो बर्फ से गया, बर्फ से ज़्यादा इतना ठंडा उन्हें किया कि -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस मतलब परम शून्य ताप, इससे ज़्यादा कोई आज तक गया नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने जब ठंड किया तो देखा तीनों मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, तीनों मॉलिक्यूल आपस में मिल गए और तीनों मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण किया, एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण किया। इस नए मॉलिक्यूल की विशेषता ये थी कि जिस तरीके से हम गिलास में अगर बर्फ रखते हैं तो गिलास का जो दीवार होता है उसको टच कर देता है। अगर हम गिलास में पानी रखते हैं तो गिलास के वो दीवार को टच कर देता है। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस ने जो सिद्धांत दिया, जो नए मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, उन्होंने गिलास में रखा तो वह दीवार को टच नहीं किया, बल्कि वह बीच से निकल करके ऊपरी सतह पर क्या हुआ, तैरने लगा। गिलास के ऊपर बाहरी सतह पर क्या हुआ, तैरने लगा बिना दीवार को टच किए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है? प्लाज्मा में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर किस में होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसर में, ठीक है ना। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।